अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। फैसले कौन करेगा? कप्तान ने हकीकत बता दी। खान की सिक्योरिटी पर कौन? कत्ल की गुत्थी उलझ गई। वजीर आजम पर भारी जुर्माना। दुल्हे लुट गए। और भरपूर प्रैक्टिस। नवाज शरीफ हमेशा उस आदमी को ऊपर लाता है जिससे उसे फायदा मिले। गुजरात में इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च से पुरजोश खिताब। शरीफों को निशाने पर ले लिया। कहा शहबाज शरीफ सजा याफ्ता शख्स के मशवरे से अहम फैसले कर रहा है। सजा याफ्ता शख्स मुल्क से बाहर बैठकर फैसले कर रहा है। ये बड़ा अलमिया है। अब मुल्क की किस्मत का हर बड़ा फैसला वो करेगा जो गुज़िश्ता 30 बरस से मुल्क से बाहर पैसा ले जा रहा है। हुक्मरानों पर तनकीद करते हुए कहा 30 साल से जजेस को खरीदने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। उनकी तारीख है कि ये जजेस को फ़ोन करके कहते हैं बेनज़ीर को 3 साल नहीं 5 साल की सज़ा दो। इलेक्शन कमिश्नर इनके घर का नौकर है। उनके साथ मिलकर EVM नहीं आने दी। ये लोगों को खरीदते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई समझता है कि नया नवाज शरीफ आ गया है और मेरिट पर काम करेगा तो गलत सोचता है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वो जाता है बरतानिया, जो पाकिस्तान का सजा याफ्ता मफरूर झूठ बोल के मुल्क से भागा था कि वो जिनाब इलाज करवाने जा रहा है, ये उसको मिलने जा रहा है। यही नवाज शरीफ मुशर्रफ के दौर पे इस मुल्क से झूठ बोल के गया था कि मैंने कोई मुआहिदा नहीं किया। वो अभी सजा याफ्ता आदमी आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जा रहा है, जो उसका भाई है। और मैं भाई का भी बता दूं कि इसके भाई को और बेटे को सजा मिलने वाली थी। इसको साजिश के तहत ऊपर बैठाया गया। अब जा रहा है वहां और फैसला क्या होने लगा है? पाकिस्तान का फैसला, वो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान में, आर्मी चीफ की, उसके ऊपर फैसला करने जा रहे हैं। तो क्या हम ये समझते हैं कि आज ये कोई एक नया नवाज शरीफ आ गया जिसने कोई मेरिट के ऊपर कोई काम करेगा? ये बिल्कुल नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आर्मी, मैं कहता हूँ जो मेरिट पे आर्मी चीफ है उसको बनना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि नवाज शरीफ नहीं बन। नवाज शरीफ वो चाहेगा जो वो समझेगा कि इसकी मदद करेगा, इसकी चोरी कैसे बचेगी। और फिर आगे भी मजीद के इस मुल्क की तकदीर के इलेक्शन कब होंगे, नहीं होंगे, कितनी देर केयर टेकर, ये सारे फैसले एक मुल्क का बड़ा 30 साल से जो इस मुल्क को चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर लेके जा रहा है, वो फैसला है। कामयाब मुल्क है, जो खुशहाल मुल्क है, उनके इदारे मजबूत होते हैं। मजबूत इदारों के ऊपर मजबूत मुल्क बनता है। ये जो आप लंदन में हो रहा है तमाशा, ये इदारे मजबूत करने के लिए नहीं हो रहा। ये नवाज शरीफ ने आज तक जिंदगी में मेरिट के ऊपर एक काम नहीं, उसको मेरिट का मतलब ही नहीं पता, या उसको रिश्तेदार नजर आ जाते हैं, या वो हमेशा वो लोग ऊपर लेके आता है जो उसके फायदे में है, मुल्क के फायदे में नहीं है। IG अब्बास खान जाके लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट देता है। नंबर 1 वो ये कहता है कि पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया गया और शहबाज शरीफ ने। नंबर 2 चीज वो कहता है कि कई ऐसे लोग भर्ती किए जो मुजरिम थे। क्या पंजाब पुलिस अगर ठीक काम नहीं कर रही तो कौन जिम्मेदार है? अदलिया। ये मजबूत अदारा है। जब भी इन्होंने जजेस के ऊपर आज से 30 साल से उनको रिश्वतें देनी शुरू की, जजेस को इन्होंने खरीदने की कोशिश की, इनकी तारीख है। जज को टेलीफोन करके कह रहे हैं कि जी बेनजीर को 3 साल नहीं 5 साल सजा दो, रिकॉर्डिंग है इनकी। तो ये अगर अदलिया को भी नहीं चलने देते, पुलिस का इन्होंने बेड़ागर कर दिया। ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये इनका घर का नौकर है। इस इलेक्शन कमीशन ने इनके साथ मिलके EVM मशीन नहीं आने दी। अब मैं 2 साल से कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान में EVM मशीन आए, टेक्नोलॉजी आए इलेक्शन प्रोसेस पे। उससे मुझे जाती क्या फायदा? फायदा चोरों को था, नुकसान मुल्क को था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लंदन का दौरा, सजा याफ्ता नवाज शरीफ से उनके मशवरे, वजीर आजम के हल्फ की खिलाफ वर्जी, साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की माहिराना राय सामने आ गई। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ जो काम कर रहे हैं वो अपने जाती फायदे के लिए कर रहे हैं। नैब कवानीन उन्होंने अपने जाती मुफाद के लिए खत्म कराए, मुल्क के फायदे के लिए कुछ नहीं कर रहे। साबिक अटॉर्नी जनरल ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ये लंदन जाते हैं और सजा याफ्ता नवाज शरीफ से वजीर आजम की हैसियत से डिस्कस करते हैं और उनसे कमांड लेते हैं। इसका मतलब वजीर आजम बेख्तियार है और किसी और के कहने पर काम कर रहा है। उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी भी की है, उनके खिलाफ रेफरेंस होना चाहिए, उन्हें ओहदे से फारिग कर देना चाहिए।
जाते हैं लंदन और नवाज शरीफ साहब से, जो कन्विक्टेड आदमी है, उससे ये कहते हैं कि मैं वो करूंगा जो नवाज शरीफ कहेंगे, और वो डिस्कशन कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से एज अ प्राइम मिनिस्टर, और वो शख्स जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जिसको एक्ट करना चाहिए कि वो कम्युनिकेट नहीं करेगा या किसी शख्स को बताएगा नहीं या अंदरून बात जो है किसी तक पहुंचाएगा नहीं, वो सब बातें जो हैं वो उनसे जाके कर रहे हैं, उनसे वो ले रहे हैं, अपनी कमांड ले रहे हैं, जो वो कहते हैं वो करने को आ रहे हैं। अब एक कन्विक्टेड आदमी जो है वो इस मुल्क को चला रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर बेनामी है, और जाहिर है बेनामी का मतलब ये है कि वो किसी और के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। नैब का कानून उन्होंने बदलवाया अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, इन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। ये जितने भी मामलात हैं जिसमें कि मुल्क की भलाई होनी चाहिए वो कोई नहीं हो रही है, मगर पूरी दुनिया में चक्कर लगा रहे हैं अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए। तो ये सब ऑफिशियल कंडक्ट जो है वो अपने फायदे के लिए बता रहे हैं और अपना फायदा करा रहे हैं। बहुत वाज़ेह तौर पर इन्होंने अपने ओथ को जो है वायलेट किया है, और चूंकि ओथ को वायलेट किया है इसलिए अब इनको इनके खिलाफ रेफरेंस होना चाहिए, एंड ही शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द ऑफिस। आगे देखिए इमरान खान की सिक्योरिटी पर कौन मामूर? और अरकान का एहतजाज। मुल्क की तबाही का सबब कानून की हुक्मरानी ना होना है। मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता, फिर आप सोचें कि आम आदमी का क्या हाल होता होगा। ये मुल्क में कभी भी इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होने देंगे। मुल्क को आज़ाद करने के लिए इंसाफ ज़रूरी है। रियासत मदीना में अदल कायम होने पर खुशहाली आई। कातिलाना हमले के बाद की सूरत हाल पर कप्तान ने दो टोक पैगाम दे दिया, कहा मुझ पर भी कातिलाना हमला हुआ है। इन्होंने सोचा कि मैं गोलियां लगने से डर जाऊंगा। आजम स्वाति बुजुर्ग आदमी है, वीडियो से डर जाएगा। इस हमले के बाद मैं पहले से ज्यादा मजबूत हुआ हूं। ये समझते थे कि आजम स्वाति भी खामोश होकर बैठ जाएगा। बुलंद है, खौफ का बुत टूट चुका है, कौम भी खड़ी हो रही है। क्योंकि ये कौन से मुल्क का निजाम है इंसाफ का कि बेचारा छोटा चोर जेल में चला जाए और बड़े बड़े डाकू कानून के ऊपर चले जाए। ये सारा जो तमाशा हो रहा है इसका मतलब कि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ ताकत की हुक्मरानी। यहाँ जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कह दिया था कि ऐसे निजाम नहीं चल सकते जो छोटे चोरों को जेल में डाले और बड़े डाकुओं को ना पकड़ सके। तबाही का तो सबसे पहले ये सबब है। जो ये सारा आजम स्वाति का केस हुआ, ये जो मुझे गोलियां लगी हैं, मैं FIR ही नहीं कटवा सक रहा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ताकतवर सामने खड़ा हुआ है। यहाँ ताकतवर डाकुओं से डील की जाती है, उनको जेलों में नहीं सजा नहीं मिलती, डील होती है। इन्होंने स्वाय अपनी चोरी अपने केसेस खत्म करने के लिए, इनकी सिर्फ एक अचीवमेंट है कि इन्होंने 1100 अरब रुपए का जो कौम का पैसा चोरी हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारा केसेस खत्म करवा रहे हैं, यानी चोरी हजम कर रहे हैं। बाकी इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये जब नवाज शरीफ लंदन के सबसे महंगे इलाके में बैठा है, किधर से पैसा आया इसके पास? कोई एक रसीद बताइए इसने कि किधर से पैसा आया। कभी कतरी खत आ जाता था तो कभी क्लेबरी फॉन्ट आ जाती थी, इनके पास एक रसीद नहीं है। यहाँ से चोरी करके पैसा बाहर गया और वहाँ शान और शौकत में रह रहा है और मुल्क के फैसले कर रहा है। सोचा इन्होंने ये था कि जो गोलियां लगी है मैं बच गया हूँ तो अब मैं डर जाऊंगा, मैं शायद पीछे हट जाऊँ। इन्होंने ये सोचा था आजम स्वाति से जो इन्होंने किया कि आजम स्वाति को पहले उन्होंने जो उससे तशद्दुद किया, उन्होंने कहा वो 75 साल का आदमी है, शर्म में चुप करके बैठ जाएगा घर में, वो नहीं बैठा। किसी दुनिया के मुल्क में मैं गलाजत की ये इंतहा नहीं देखी कि उसकी वीडियो दे दी, उसकी बीवी को पहुंचा दी, मियां बीवी की वीडियो। यानी मैं मगरबी माशरा अंदर से जानता हूँ, वहां कोई तस्वर नहीं कर सकता इस चीज। और आजम स्वाति को इन्होंने कहा कि अब तो वो शर्म से चुप करके बैठ जाएगा। मैं सलाम करता हूँ आजम स्वाति को कि वो खड़ा हो गया, और वो इसलिए खड़ा हुआ है कि वो औरों को बचाना चाहता है, वो कौम को बचाना चाहता है कि ये जिस तरह का जुल्म हो रहा है, ये जो चोर और डाकू और ये कातिल, वो खड़ा हो गया सामने। और आज कौम उसके साथ खड़ी है, आजम स्वाति के साथ, और ये इस कौम ने अब खड़े हो जाना है। खौफ के ऊपर माफिया फंक्शन करता है। जो माफियाज हैं ये खौफ फैला के, ये लोगों को गुलाम बना के, खौफ के बुत के सामने झुका के ये लोगों के ऊपर हुकूमत करते हैं। और जो मेरी हकीकी आज़ादी की तहरीक है वो ये खौफ तोड़ना है कौम का।
حقیقی آزادی لانگ مارچ کا دوسرا روز شاہ محمود قریشی کی قیادت میں مارچ کا وزیر آباد سے گجرات کا سفر، جگہ جگہ والہانہ استقبال۔ اسد عمر نے گوجرا سے ٹوبر ٹیک سنگھ تک مارچ کی قیادت کی۔ مارچ کے شرکاء کے حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ آج مارچ کا آغاز لالا موسیٰ سے کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پرویز الہی اور مونس الہی کا شکریہ، کاف لیگ والوں نے کپتان کا خطاب ہمارے ساتھ سنا۔ بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا گجرات والوں نے تحریک انصاف کپتان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور میں زمان پارک میں میڈیا سے گفتگو میں شبلی فراز کہتے ہیں لانگ مارچ میں عوام بھرپور شرکت کر چکی ہے، جس سے ثابت ہو گیا کہ عوام تبدیلی چاہتی ہے۔ زمان پارک میں سیکیورٹی تھریٹ کے پیش نظر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ عمران خان پر اس سے قبل بھی حملہ ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کے پی کے پولیس کمانڈو بلانا پنجاب پولیس پر عدم اعتماد نہیں، پنجاب پولیس بھی سیکیورٹی پر مامور ہے۔ گجرات اور گجرات کے لوگوں کا جنہوں نے آج فقید المثال استقبال کیا، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چودھری پرویز الہی کا، مونس الہی کا، ان کی پوری ٹیم کا۔ آج آپ نے دیکھا کہ اس قافلے میں مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف دونوں جماعتیں مل کر انہوں نے خان کا خطاب سنا اور خان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ گجرات کے عوام نے بھی استقبال کیا ہمارا، جتنے بھی ہمارے جگہوں پہ ہمارے لوگ جا رہے ہیں تو وہ خان کے لیے لوگ نکل رہے ہیں، وہ کسی اور کے لیے نہیں نکلے۔ ہمارا مقصد جو ہے تو وہ ہے خان کو ایک فل پروف سیکورٹی دینے کا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور ابھی ہم ہر ایک رسک لے سکتے ہیں سوائے خان صاحب کی سیکورٹی کا، اس لیے ہم ہر چیز وہ کریں گے جس سے کہ خان صاحب کی سیکورٹی کو یقینی۔ عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر درخواست کے مطابق درج نہ کرنے اور سینیٹر اعظم سواتی کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز نے پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک احتجاجی ریلی نکالی اور سینٹ میں مظاہرہ کیا۔ قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان سینٹ نے پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں تحریک انصاف کے سینیٹرز کی بڑی تعداد کے علاوہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی بھی شریک تھے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے سپریم کورٹ کی عمارت کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ مدعی کا حق ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر درج کی جائے، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان خود پر ہونے والے حملے کی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکے۔ ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ اعظم سواتی کے گھر میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، ان کی فیملی پر شدید ذہنی ٹارچر کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی لانگ مارچ فائرنگ کے واقعے میں زخمی اریب شکیل کے گھر آمد۔ نن نے اریب شکیل کی عیادت کی اور کہا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی خصوصی ہدایت پر اریب کی عیادت کے لیے آئی ہوں، بچے کی صحتیابی ہوتے ہی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی۔ مزید کہا کہ پنجاب حکومت زخمی بچے کو مکمل طبی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ یاسمین راشد نے یہ بھی کہا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر ہمارا آئینی حق ہے۔ لانگ مارچ دن کی روشنی میں کر رہے ہیں تاکہ سیاسی مخالفین کی آنکھیں کھل جائیں۔ بچے کی میڈیکل لیگل ہو چکی ہے کیونکہ اس کا سارا علاج جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل گجرات ہے، وہ میڈیکل لیگل فور اٹ۔ اصل میں تو خون ان لوگوں نے بہایا ہے اور عمران خان صاحب کا بالکل یہ صحیح موقف ہے کہ ایف آئی آر ان کی مرضی کے مطابق لکھی جائے، یہ تو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا۔ جن لانگ مارچ کو یہ کہتے ہیں کہ کامیاب نہیں آگے کریں تاکہ لوگوں کو گنا کریں کس طرح لوگ باہر نکلتے ہیں۔ خان صاحب نے خاص طور پہ کہا تھا کہ دن کے وقت ہم لانگ مارچ کریں گے تاکہ لوگ دیکھ سکیں اتنا بندہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس وقت پورا پاکستان جو ہے عمران خان کے موقف کو صحیح طریقے سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے عوام سے براہ راست رابطوں کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں میں 15 سے زائد کیمپس قائم کر دیے ہیں۔ ان کیمپوں میں پی ٹی اے کے چار مطالبات پر عوام کی رائے حاصل کی جائے گی۔ اس وقت بنس روڈ پر قائم کیمپ کی کیا صورتحال ہے؟ بول نیوز کے نمائندہ فیاض بخاری ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ جی فیاض۔ جی بالکل، تحریک انصاف کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں تقریباً 15 سے زائد کیمپ لگائے گئے ہیں اور ان کیمپس کا مقصد یہی ہے کہ 4 مطالبات پورے کیے جائیں۔ ان میں ایک مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب پر جو حملہ کیا گیا اس کی ایف آئی آر درج کرائی جائے۔ ہمارے ساتھ کراچی کے صدر موجود ہیں وومن ونگز کی فضا ذیشان، ان سے جانتے ہیں۔ ہم لوگ کراچی منی پاکستان ہے، ٹھیک ہے، یہاں کا جو آواز ہوتی ہے وہ ایکچولی پورے پاکستان کی آواز ہوتی ہے۔ اکنامک یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں اور
जो पॉलिटिकल यहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का होता है वो असल में जो पूरे पाकिस्तान में आया हुआ होता है वो होता है। कराची इमरान खान के साथ खड़ा है। और शुक्रिया, आपने सुना कि मुख्तलिफ ही मुकामात पर कैंप्स लगाए गए हैं और उसका मकसद यही है कि 4 डिमांड्स पूरी की जाएँ। आवाम आ रही है और इन कैंप्स के ज़रिए सिग्नेचर कर रही है, ओन कर रही है कि हम इन मुतालबात के साथ हैं और कहते हैं कि जब बहुत शुक्रिया आपका फयाज बुखारी। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात, हुकूमती बेहिसी और अदम दिलचस्पी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुअम्मा बन गई। पेम्स के डॉक्टर्स के बदलते हुए बयानात ने रिपोर्ट को मजीद मुश्तबा बना दिया। दावा किया कि मैं अरशद शरीफ की अहलिया को कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ, लेकिन अहलिया के लिखे गए ख़त की कॉपी मंजरेआम पर आ गई, जिस पर लगी पेम्स की मोहर ने डॉक्टर्स के दावों का पोल खोल दिया। शहीद की अहलिया का कहना था कि मैं बहुत प्रेशर में हूँ, चीफ जस्टिस से अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत अच्छी कवरेज की, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।